हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जो आपके सभी एग्ज़ाम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पीओ, आरओ, एआरओ, यूपीटेट, सुपरटेट एंड अदर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है गवर्नर गवर्नर जनरल एंड वायसराय। क्लियर? तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सेकंड है, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब इसमें बताना क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक और न ही दो। ये आया आपका IS प्री 2007 में। तो देखिए इसमें क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपका रॉन्ग है। वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किसे? वॉरेन हेस्टिंग को। क्लियर? वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। सो ये जो आपका फर्स्ट है ये आपका रॉन्ग है। सेकेंड, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपका राइट है। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये आपका यहाँ पर भारत नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका बंगाल। बंगाल, ठीक है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड डलहौजी। ये आपका तो राइट आंसर होगा बी वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ये वॉरेन हेस्टिंग है। देखिए बंगाल में द्वैत शासन जो हुआ था, ये बक्सर युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जिसमें दीवानी जो है राजस्व वसूलने व निजामत, पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। इसमें क्या था कि द्वैत शासन क्या है, मतलब जो प्रशासनिक दायित्व है वो बंगाल नवाब और जो राजस्व वसूली है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो जो द्वैत शासन का अंत किया था वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये बताना है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है ए, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। सी है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। डी है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये आया आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस जीआईसी लेक्चर 2010 में। तो इसमें बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट है जो आपका, ये जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, ये आपका राइट आंसर है। देखिए, और जो क्लाइव के समय क्या हुआ था ना, कि क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिए। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। तो पहला ऑप्शन है कि जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। क्लियर? डी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, तो ये आपका राइट है। ठीक है। डी है कि लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, तो हाँ ये भी राइट है आपका, डी भी। तो जो लॉर्ड डलहौजी है, जो कार्यकाल था 1880 48 टू
1856 ने व्यापगत की सिद्धांत के आधार अंतर्गत 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर तथा संबलपुर, 1850 में बघाड़, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी तथा 1854 में नागपुर का विलय कर दिया। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय प्रशासन के बहाने से किया था। क्लियर। तो सी है आपका जो है वो सही नहीं है। विलियम बेंटिंक जो कार्यकाल था विलियम बेंटिंक का वो था 1828 टू 35 के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिंक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। इसमें पूछा सही नहीं है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया नहीं, गलत है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ था कि जो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड वेलेस्ली, डी है लॉर्ड बेंटिक। तो राइट आंसर है बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को। ठीक है, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, इनका जो कार्यकाल था वो था 1773 से 1785 तक था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या जिसे घेरे की नीति। ठीक है, तो ऑप्शन है ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी हेनरी लॉरेंस, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर है ए वॉरेन हेस्टिंग से। कि सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। ठीक है, इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसमें क्या था कि उद्देश्य क्या था। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। अथवा हम यह कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है। सुरक्षा प्रकोष्ठ, रिंग फेंस है ना, घेरे की नीति। ऑप्शन है ए हेनरी लॉरेंस, बी डलहौजी, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड क्लाइव। तो यही है जो बताया सुरक्षा प्रकोष्ठ, तो सी वॉरेन हेस्टिंग। सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी नन ऑफ दीज। तो इसका अभी मैंने आपको बताया कि वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। सी है राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है ए लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मोनरो, सी लॉर्ड मैकाले, डी है सर लियोनिल कर्टिस। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है डी है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी सर लियोनिल कर्टिस। सर लियोनिल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेस्ली। ये आया आपका MPPCS प्री 1992 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ए वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 1788 से 1795 तक चलता रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही है कि किस पर महाभियोग का मुकदमा चला गया, तो वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। ए है लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड एटली, डी लॉर्ड कर्जन। यह आया आपका UPPCS फ्री में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी लॉर्ड कॉर्नवालिस।
दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस इसे और सुदृढ़ बनाया, है ना। कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी वेलेजली, सी कॉर्नवालिस, डी विलियम बेंटिक। तो आया आपका IS प्री 2010 में, तो इसका राइट आंसर है सी कॉर्नवालिस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन वही क्वेश्चन है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में, बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ए गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ए गाजीपुर। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 टू 1793 एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? जो बसीन की संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ऑप्शन ए अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, सी है फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डी है डच तथा बाजीराव द्वितीय। यह आया आपका UPPCS में 2012 में, तो राइट आंसर है बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। बसीन की जो संधि हुई थी 1802 में, वो हुई थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो हुआ था आपका 1803 से 5 के बीच में। तो ये उसमें बसीन की संधि हुई थी। ठीक है, जो बाजीराव द्वितीय ने भागकर जो बसीन में शरण ली थी, तो बसीन की संधि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लॉर्ड बेरेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी दौलत राव सिंधिया, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ए पेशवा बाजीराव। क्लियर। तो जो पहला मराठा सरदार था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, वो था कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? ऑप्शन ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निज़ाम, सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, डी त्रावणकोर का राजा। IS प्री 1994 में आया है, तो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है ए अवध का नवाब। इसके पहले पूछा था कि पहला मराठा सरदार, इसमें पूछा क्या पूछा है, पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब। देखिए जो वेलेजली ने है वो सहायक संधि का आविष्कार जो है नहीं किया था, वो डुप्ले प्रथम यूरोपीय था, उसने जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। ठीक है, तो बट इसने क्या कहते हैं, वेलेजली ने इसका विस्तार किया था आगे सहायक संधि का, लेकिन पहले डुप्ले ने किया था। अभी इसमें पूछा है क्वेश्चन कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब है। ठीक है, शासक पूछा, अगर पूछता ये कि राज्य पूछेगा तो क्या होगा ऑप्शन? हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद 1798 में हैदराबाद निजाम ने स्वीकार किया था। और लेकिन इसमें पूछा क्या है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक, तो प्रथम सहायक संधि जो है 1765 में 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो राइट आंसर है बी लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ठीक है, प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निज़ाम, सी पंजाब के दलीप सिंह, डी बड़ौदा के गायकवाड़, ई नागपुर के भोसले। छत्तीसगढ़ PCS प्री में पूछा है ये। राइट आंसर हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, बी है हैदराबाद के निज़ाम।
देखिए, सबसे पहले जो है सहायक संधि जिसने स्वीकार की थी, हैदराबाद 1798, फिर मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1801, ठीक है। जो है मराठ के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया जोधपुर जयपुर मछेड़ी बूंदी भरतपुर फेब 1804 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ए हैदराबाद के निजाम ने, बी इंदौर के होलकर ने, ठीक है, होलकर राज्य ने, सी जोधपुर के राजपूत राज्य ने, डी मैसूर के शासक ने। तो इसका राइट आंसर है बी इंदौर के होलकर राज्य ने, ठीक है। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों की अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। फर्स्ट हैदराबाद, सेकंड मैसूर, थर्ड अवध और फोर्थ सिंधिया। तो इनका बताना है कि सबसे पहले कौन से किसने सहायक संधि स्वीकार की थी। तो देखिए हैदराबाद ने की थी 1798 में, मैसूर ने 1799, अवध ने की थी नवंबर 1801 में, ठीक, और सिंधिया ने की थी 1804 में। तो देखिए फर्स्ट, तो इसमें क्या होगा, पहले ही होगा हैदराबाद, ठीक है, फिर होगा मैसूर, फिर थर्ड है 1801 और सिंधिया। हैदराबाद मैसूर अवध सिंधिया यानी कि 1 2 3 4। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो ये जो सहायक संधि है वो प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? बी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ए शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, बी मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, सी खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, डी अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, डी अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभु सत्ता स्थापित हो गई। क्लियर, समझ आया जो मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेस्ली, डी है लॉर्ड हेस्टिंग। IS प्री 1999 में आया है, सी लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर। तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर 1797 में प्रस्थान किया। कब? 1797 में, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरता पूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी वॉरेन हेस्टिंग। यूपीपीसीएस में 2010 में आया है। तो राइट आंसर क्या है? बी लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का जो जनरल काल था, गवर्नर जनरल का जो काल था वो था 1813 टू 23, ठीक है। लेकिन जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो हुआ था 1814 टू 16 में, ठीक है। और जो लॉर्ड हेस्टिंग की गवर्नर जनरल काल था वो 1813 से 23 में था। 1816 की सगौली की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था, सगौली की संधि, ये भी एग्जाम में पूछ देता है, तो 1816 में हुआ था, समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए सिगौली की संधि हुई थी, कब हुई थी? तो अभी इसमें ऑप्शन में कहीं है नहीं 1816 में, 1816 में हुई थी। तो
ठीक है, 1816 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ए हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, हाँ राइट, ये तो राइट है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग नेपाल युद्ध, ये भी राइट है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी राइट है। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1799 में, और जो वेलेस्ली का जो काल था वो था 1798 टू 1805, मतलब 1805, 1798 से 1805 था। डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। ठीक है, ये जो है आपका ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1817 से 18, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। ठीक है, तो ये राइट नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। ए है सर जॉन सोर से, बी है लॉर्ड वेलेस्ली से, सी है लॉर्ड हेस्टिंग से, डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग से, सी लॉर्ड हेस्टिंग से, क्योंकि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1817 से 18 कहीं 19 लिखा जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में 19 दिया है और ये घटना चक्र में 18 दिया है। तो गवर्नर जनरल का जो काल था वो था 1813 से 23 के बीच में था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो लॉर्ड हेस्टिंग से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस मुंड्रो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शन है ए 1820 से 1827, बी है 1819 से 1826, सी 1822 से 1829, डी 1818 से 1825। यूपी पीसीएस प्री 2016 में आया है। तो जो सर टॉमस मुंड्रो हैं वो राइट आंसर क्या है? 1820 से 27 की। तो राइट आंसर क्या है? ए 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे। क्लियर, सर टॉमस मुंड्रो 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुंड्रो और कैप्टन रिड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग आधुनिक जो है कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, बी लॉर्ड हेस्टिंग ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, डी लॉर्ड हार्डिंग ने। ये आया आपका लोअर पीसीएस और यूपी पीसीएस प्री दोनों में आया है। राइट आंसर है वो है सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग, ठीक है, 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो ए है वॉरेन हेस्टिंग, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है सर जॉन सोर, डी है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1790 से लेके 92 के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। तो ये जो है वो कॉर्नवालिस से संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। क्लियर, देखिए जो कॉर्नवालिस का जो काल था वो था पहले देखिए 1786 से 1786 से 1793। ठीक है, फिर उसके बाद ये अगेन 13 जुलाई को 1805 से, ठीक है, 1805 से जुलाई से लेके अक्टूबर में 5 अक्टूबर 1805 तक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ऑप्शन है ए जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, बी कैप्टन स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बर्न्स, डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? बी कैप्टन स्लीमैन। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। ठीक है, उसने 1500 ठगों को बंदी बना लिया। क्लियर,
वैसे देखिए, इसमें क्या हुआ था कि अनेक ठगों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। इसमें इसमें क्या है कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी थे, ठीक है, परंतु वास्तव में ये लोग काली जी, दुर्गा जी तथा भवानी जी की पूजा करते थे, तथा प्राय अपने शिकार, जो भी इनका शिकार रहता था, शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है, तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। ठीक। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया, सबने समर्थन किया। सती प्रथा में तो समर्थन नहीं किया था कुछ, ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म में ये हिंदू धर्म के विरुद्ध जाता सती प्रथा को ख़त्म करना, तो इसलिए ये जो है ठगों का जो है, ये लूटने का जो इन्होंने बना रखा था, तो इसमें क्या हुआ, विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था ठगों ठगों को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर पाई थी, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? ये देखिए आया आपका एमपीपीसीएस प्री 93 98, यूपीपीसीएस प्री 1990, यूपीपीसीएस में 2012 में आया है। तो ऑप्शन है ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। सो इसका राइट आंसर है सी विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिक ने, जो कि बहुत अच्छा कार्य था इनका। देखिए सती का शब्द का अर्थ क्या है? सती शब्द का अर्थ है एक पवित्र और सच्चरित्र नारी। हिंदू परंपरा में विवाह एक संस्कार माना जाता है, अर्थात आत्माओं का संबंध, ठीक है, और स्त्री और पुरुष का बंधन शाश्वत और जन्म जन्मांतर में रहने वाला है। अर्थात यह माना जाने लगा कि स्त्री को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए और उसके शरीर के साथ ही अपने शरीर को भस्म कर देना चाहिए। 18वीं शताब्दी तक, मतलब ब्राह्मणों ने यह कहना आरंभ कर दिया था कि स्त्री की सती होने से उसके पति के कुल की 7 पीढ़ियों तक लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूर परंपरा थी। भारतीय राजाओं ने भी कुछ प्रबुद्ध भारतीय राजाओं ने इस परंपरा को बंद करने का प्रयत्न किया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि कई गवर्नर जनरल ने भी जैसे कॉर्नवालिस मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग ने भी इसे मतलब बंद करने का प्रयास किया था, रोक लगाई थी, परंतु सफल नहीं हुए। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाया, कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम में विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो सती प्रथा बंद हो गई। तो चलिए इस पर रोक लगा दी गई विलियम बेंटिक के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो राइट आंसर है सी 1829, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो इसका जो इस ऑप्शन है ए 1764, बी 1789, सी 1858, डी 1868। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1789, बी 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से जो दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? ठीक है, तो ए है अपहरण की नीति द्वारा, बी युद्ध द्वारा, सी सहायक संधि द्वारा, डी कुप्रशासन के कारण। यूपीपीसीएस प्री 90 90 91 94 में आया है ये क्वेश्चन। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर है डी है कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो था 1848 टू 56, ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापकत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश थे सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा करौली 1855। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था?
ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड नॉर्थ, डी लॉर्ड कर्जन। यूके पीसीएस प्री 2016 में आया है, तो राइट आंसर है क्या ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 में ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल का बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमजे था। ठीक है, जो कार्यकाल था वो था क्या 1848 टू 56। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। अवध का विलयन हुआ था वर्ष 1853, 1854, 1855, 1856। तो जो अवध का जो विलय हुआ था वो हुआ था 1856 में हुआ था। डी 1856 में हुआ था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो जो ऑप्शन है ए 1848, बी 1850, सी 1852, डी 1853। तो जो इसका राइट आंसर है बी है 1850 में हुआ था। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। जो डलहौजी का व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो अब देखिए इसमें कौन सुमेलित है। 1849 में सतारा का विलयन नहीं, सतारा तो 1848 में हुआ था। ठीक, और फिर उसके बाद दिया कि अवध का विलयन हुआ था 1856 में, तो यही ये सी है। झांसी का विलयन हुआ था 1853 में। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो डलहौजी ने, सी डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक को हटा दिया गया? तो अभी आया था आपके आया, अभी मैंने बताया था इसके पहले क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन है ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर, डी सतारा। तो इसका जो राइट आंसर है ए अवध। अवध है इसका जो राइट आंसर है। वो आई एस प्री 2007 में आया है। जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। क्रम पूछता है। तो देखिए सबसे पहले सतारा, सतारा है ना, सतारा कब हुआ था? 18 सतारा हुआ था 1848। ठीक, उसके बाद हुआ था आपका संबलपुर, संबलपुर हुआ था 1849। और झांसी जो था आपका हुआ था 1853 में, 1853 में। तो क्या होगा राइट आंसर? 321, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो जो प्रथम शिकार कौन हुआ था बताइए? सतारा हुआ था। सतारा कब हुआ था? तो हुआ था 1848 में। बी सतारा, यूपीपीसीएसपी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। लॉर्ड ए है लॉर्ड एलनबरो के समय, बी लॉर्ड हॉर्डिंस के समय, सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय, डी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। यूपीपीसीएस में 2012 में आया है। जो लॉर्ड एलनबरो के काल हैं वो 1842 से लेके 1844 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख कारण था। क्लियर? तो क्या होगा? ए लॉर्ड एलनबरो। 46 क्वेश्चन है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, कब कब्जा किया था? तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन बताया कि 1843 में। ठीक है, 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ए है जेम्स आउटरम, बी है डब्ल्यू.एस. स्लीमैन, सी है विसव आर हेबर्ट, डी है जनरल यूपीपीसीएस मेंस 2011 में आया है। तो इसका जो राइट आंसर है ए है जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था।
ठीक है। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। तो अवध का जब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो अवध का जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो था जेम्स आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है एग्जाम में। तो देखिए इस ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड वेलेस्ली, डी है लॉर्ड लिटन। तो राइट आंसर है क्या है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से ठाणे, ठीक, बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था। तो अभी बताया था कि 1853 में बम्बई और ठाणे, बी है बम्बई और ठाणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई। तो 1853, अभी बताया, ठीक। तो चलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अभी ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम गवर्नर जनरल का पार्ट 2 लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।